हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी भी कर रहे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है और कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय EA और EZH, जिसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी also known as electron gain enthalpy, this is denoted by EA और EZH। ठीक है, अब ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते किसे हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होता है द मिनिमम एनर्जी which is released when an electron is added, when an electron is added in an isolated gaseous atom, is known as electron gain enthalpy या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या इसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते हैं। ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय EA और EZH। ठीक है, हेंस वी कैन से लेट कर लेते हैं कि अगर X कोई गैसियस एटम है, अगर कहा जा रहा है यहाँ पर कि X अगर कोई गैसियस एटम है ना, अब इस X गैसियस एटम में अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए, ठीक है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए तो हम जानते हैं ये क्या होगा, एनायन चार्ज का फॉर्मेशन करेगा, X माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये माइनस होगा, ठीक है, अब जब ये माइनस होगा यानी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगा उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, उसी प्रकार जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है जो एनर्जी रिलीज होता है, तो उसी प्रकार इसे हम क्या करते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करते हैं। ठीक है, जिस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोगों ने बताया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाता है, निकाला जाता है, तो वहां पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है तो उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के केस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है और एनर्जी को रिलीज किया जाता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। वहां एनर्जी की आवश्यकता होती है, यहाँ एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, वहां एनर्जी क्या होता है, रिमूव, वहां इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिमूव होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐड होता है। वहां एनर्जी रिक्वायर्ड होता है जबकि इसमें एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या है, द मिनिमम एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड किया जाता है तो जो एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, इसे हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नाम देते हैं। ठीक है, इसे हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नाम देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड कर दिया जाए, अगर एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड किया जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका X-2 होगा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसे हम सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नाम देते हैं। और अगर एक इलेक्ट्रॉन को अगर और ऐड किया जाए, अगर एक इलेक्ट्रॉन को अगर और ऐड किया जाए क्या हो जाएगा, X-3 हो जाएगा, ये गैसियस है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नाम देते हैं।
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड किया जा रहा है तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो उसे कहेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेगा मतलब ऐड करेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नाम देंगे। ठीक है, इसमें सबसे खास बात ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज होता है और इसे इंडिकेट करने के लिए माइनस साइन का यूज करते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो नेगेटिवली इन नेचर होता है। ठीक है, यानी ये जो होता है आपका क्या होता है, ये माइनस होता है। ठीक है, मतलब एनर्जी क्या होता है, रिलीज करता है इसमें। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, जबकि कहा जा रहा है यहाँ पर सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है, यानी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी याद रखना यहाँ पर कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है इसमें एनर्जी रिलीज होता है और वो क्या होता है, नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, जबकि हम जानते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है और इंडोथर्मिक होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब करने लगता है। क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर लिया जाता है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एनर्जी रिलीज हो गया और ऐड होने के बाद, इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा और फिर अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड किया जाए तो इसमें क्या होता है, रिपल्सन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसी रिपल्सन होने के लिए, इसी रिपल्सन होने के कारण, ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी फिर देना पड़ता है। ठीक है, और तब क्या होता है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसे कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो चूंकि इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी बाहर निकल रहा है, ठीक है, इसलिए क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है, एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी केस में जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, ठीक है, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो होता क्या, तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो चुका होता है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर उस आइसोलेटेड एटम का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया फिर उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऐड करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, इसको रिपल्स करने का काम करता है। ठीक है, अब जब ये रिपल्स करेगा, जब ये रिपल्स करेगा तो इसको क्या करना होगा, ज्यादा एनर्जी देना होगा ऐड करने के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी क्या होता है, फिर एब्जॉर्ब हो जाता है और इसी कारण क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक से चेंज होकर इंडोथर्मिक हो जाता है और तब इसका साइन जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो याद रखना यहाँ पर कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो नेगेटिव होगा और जबकि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी फर्स्ट वाला जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा और सेकंड वाला जो होगा वो इंडोथर्मिक होगा। ठीक है, तो इतना आप समझ रहे चुके होंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं किसे, है ना, या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं किसे। ठीक है, अभी एक चीज और याद रखें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू जो होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस। इसका वैल्यू जो होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करता है, जबकि टॉप टू बॉटम आने पर इसका वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम आने पर इसका वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है, जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का वैल्यू जो होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, अब इसे आपको थोड़ा सा भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम बताने जा रहे हैं कि आखिर इंक्रीज क्यों करता है या डिक्रीज क्यों करता है। अब हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करता है और इसी फैक्टर से हमें समझ सकेंगे कि आखिर लेफ्ट टू राइट जाने पर ये इंक्रीज क्यों करता है, टॉप टू बॉटम आने पर ये डिक्रीज क्यों करता है। ठीक है, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पर नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि आखिर नंबर ऑफ ऑर्बिट पर, अट्रैक्शन फोर्स पर ये किस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड व्हिच फैक्टर्स आर, कौन सा फैक्टर। तो देखिए अब जानना है यहाँ पर कि ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी
depends on a number of factors. Depends on a number of factors, and these factors are कौन कौन सा फैक्टर है? These factors are, सबसे पहले दिया हुआ एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, दूसरा क्या आ जाएगा उसी तरह से अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं। अब सोचिए, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है ना, इन सर्टेन ऑर्बिट मूव करता है। और हम जानते हैं ये भी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर, न्यूक्लियस पॉजिटिव इन नेचर, तो इन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स भी लगता होगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है ना। ये आप जानते हैं है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसे हम कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अगर सर्टेन ऑर्बिट मूव कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन सर्टेन ऑर्बिट मूव कर रहा है, ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेगा, as the number of orbit increases, अगर करें जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेगा, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेगा, हम जानते हैं यहाँ पर कि इसका एटॉमिक साइज जो होगा, एटॉमिक साइज वो भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेगा, इसका एटॉमिक साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट जब बढ़ रहा है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब एटॉमिक रेडियस है, वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। और जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एज द नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, और हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एटॉमिक रेडियस आल्सो भी इंक्रीजेस, यानी एटॉमिक रेडियस भी क्या होता है? इंक्रीज करता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस, ठीक। अब ध्यान दीजिए, जब रेडियस बढ़ रहा है, जब रेडियस बढ़ रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जब अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, number of orbit directly proportional to the atomic radius, atomic radius directly proportional to atomic size, but inversely proportional to the electrostatic force of attraction, यानी क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। डिस्टेंस ज्यादा, अट्रैक्टिव फोर्स का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन जो होगा उतना कम होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। और जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना जल्दी क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा, ठीक है, मतलब उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो सोचिए, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है उसको हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। तो जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, उतना ज्यादा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच कर रखेगा और उतना ज्यादा क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अट्रैक्शन फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यानी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्स, इस लिखा है यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक। यही नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी घट जाएगा। क्यों?
क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर बढ़ जाएगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा तो फोर्स घट जाएगा, और जब फोर्स घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी घट जाएगी, और जब घट जाएगी तो एनर्जी क्या होगा, कम रिलीज होगा। ठीक है ना, इसी कारण का यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इनवर्सली पोर्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली पोर्शन क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स इज डायरेक्टली पोर्शन टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, तो इतना आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किस पर डिपेंड करता है, तो एटॉमिक साइज पर और अट्रैक्टिव फोर्स पर। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, और जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होगा, और अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो हम जानते हैं डिस्टेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस ही बढ़ जाएगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और अगर फोर्स घट गया, और अगर फोर्स घट गया तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी घट जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन क्षमता भी घट जाएगा। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये आपका क्या हो रहा है, रिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इन दोनों से रिलेशन अगर निकालने पर, कंपेयरिंग करने पर हम क्या गेट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, ये चीज होगा, है ना। अब हम बात करते हैं इसके न्यूक्लियर चार्ज की। अब हम बात करते हैं इसके न्यूक्लियर चार्ज की। ठीक है, देखिए सेकेंड फैक्टर क्या रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, अब हम जानते हैं यहाँ पर कि न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, कि न्यूक्लियस में जो चार्ज मौजूद होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस चार्ज। ठीक है, अब सोचिए जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मूव कर रहा है इन सर्टेन ऑर्बिट, सर्टेन ऑर्बिट, और ये आपको कहाँ मूव कर रहा है, अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस हम जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज, तो न्यूक्लियस में जो चार्ज मौजूद होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, है ना। इसी न्यूक्लियर के चार्ज के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहता है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, यानी जितना ज्यादा न्यूक्लियस में चार्ज मौजूद होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट होगा इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन पर लगता हुआ अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर लगता हुआ अट्रैक्शन फोर्स भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, हम अभी आपको बताएं कि उतना ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा। ठीक है, मतलब फोर्स ज्यादा होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा उतना जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच कर रखेगा। ठीक है, यानी उतना तेजी के साथ, उतना फास्टली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा। ठीक है, स्ट्रांगली क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा, और इसी कारण से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसी कारण हम कह सकते हैं यहाँ पर कि न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज अगर मान लिया बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इसका सेकंड फैक्टर जो है जिस पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिपेंड करता है, वो सेकंड फैक्टर क्या है, आपका न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, नंबर थर्ड हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नंबर थर्ड हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। ठीक है, आप जान लीजिए, हम जानते हैं यहाँ पर कि ऑर्बिटल इज स्टेबल, ऑर्बिटल इज स्टेबल व्हेन इट इज कंप्लीटली फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड। ऑर्बिटल तभी स्टेबल होता है जब वो कंप्लीटली फिल्ड होता है या फिर कंप्लीटली हाफ फिल्ड होता है। ठीक है, उस कंडीशन में माना जाता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, यानी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के केस में या फिर फुल फिल्ड ऑर्बिटल के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल माना जाता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए एग्जांपल, जैसे कहा जा रहा है कि बेरिलियम और यहाँ दिया हुआ है मैग्नीशियम। ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम, अगर जहां तक हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो 1s2 2s2 1s2 2s2,
उसी प्रकार अगर बात किया जाए यहाँ पर कि 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। अब दोनों के अगर कॉन्फ़िगरेशन पर कंसीडर किया जाए तो हम जानते हैं कि ये भी क्या होता है स्टेबल, ये भी क्या स्टेबल, क्यों स्टेबल है, क्योंकि कंप्लीटली फुलफिल्ड है, ये भी कंप्लीटली फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। ये भी देखिए कंप्लीटली फुलफिल्ड है, कंप्लीटली फुलफिल्ड, कंप्लीटली फुलफिल्ड और कंप्लीटली फुलफिल्ड, ये भी पूरी तरह से कंप्लीटली फुलफिल्ड है, ठीक है। यानी मतलब क्या है कि इन दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत ही ज्यादा क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब जब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट जो है कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। और जब ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, ऐड नहीं करा सकते हैं, ठीक है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की कैपेसिटी है ही नहीं, इसमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, फिर रिपल्सन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यानी इसका मतलब क्या है कि इसी कारण जो है कहा जाता है कि बेरिलियम का और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है वो क्या होता है, जीरो के लगभग होता है, ठीक है, नियरली जीरो होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, इसमें रिपल्सन की क्षमता बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्बिटल जो है कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है, इसमें ऑर्बिटल कंप्लीटली फुलफिल्ड है, इसमें भी ऑर्बिटल कंप्लीटली फुलफिल्ड है ना। और इसी कारण जो है इसके जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है उसको नियरली जीरो माना जाता है, ठीक है, नियरली जीरो माना जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी ये बेस्ड करता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर मान लिया जाए इनर्ट एलिमेंट, इनर्ट एलिमेंट का मतलब क्या हो रहा है कि वैसा एलिमेंट whose outermost orbit is completely fulfilled, जिसका outermost orbit जो है completely क्या होता है, फुलफिल्ड होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। और जब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है ना नहीं होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना। और इसी कारण जो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी नहीं करता है, क्यों, क्योंकि इसमें रिपल्सन बढ़ जाता है। रिपल्सन क्यों बढ़ा, क्योंकि इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फुलफिल्ड है, इसका ऑर्बिटल क्या है, पूरी तरह से फिल्ड है। और जब ऑर्बिटल कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है, जब ऑर्बिटल कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है तो उसमें रिपल्सन क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब रिपल्सन बढ़ जाएगा तो इसका भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है वो क्या होता है, जीरो के लगभग होता है, ठीक है। हाँ, इसी कारण जो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और हम जानते हैं कि ऑर्बिटल जो कंप्लीटली फुलफिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो वो क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है, ठीक है। यानी ऑर्बिटल इज स्टेबल ओनली देन व्हेन इट इज कंप्लीटली फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड, ठीक है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी बेस्ट होता है, ठीक है, वो इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सेफ रहें, थैंक यू।